अक्सर जीवन में सबसे मुश्किल काम होता है एक सिंपल सा डिसीजन लेना। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक में आपका स्वागत है, जहां हम बिना किसी भारी लेक्चर के बस एक दोस्त की तरह बात करते हैं। आज की कहानी कबीर की है। कबीर 25 साल का एक ऐसा लड़का है जो अगर ओवरथिंकिंग का कोई ओलंपिक मुकाबला होता तो पक्का गोल्ड मेडल जीत कर ही वापस आता। वो हर चीज को इतना एनालाइज करता है कि आसान बातें भी रॉकेट साइंस बन जाती है। कबीर एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में जूनियर क्रिएटिव डायरेक्टर की पोस्ट पर काम करता है। उसका दिमाग काफी तेज है, लेकिन उसे खुद पर भरोसा कम रहता है। अगर उसे एक ऑफिस चेयर भी खरीदनी हो तो वो 10 ब्रड्स का कंपैरिजन करेगा, रिव्यूज पढ़ेगा और एक लंबी एक्सेल शीट बनाएगा। अब आप सोचिए, जो इंसान कुर्सी लेने में इतना दिमाग लगाता है, वो अपने करियर के अहम फैसलों में क्या करता होगा। आजकल कबीर काफी परेशान है। उसकी एजेंसी को एक मशहूर स्पोर्ट्स ब्रांड का नया कैंपेन मिला है और कबीर को उस प्रोजेक्ट के लिए लीड फोटोग्राफर फाइनल करना है। उसके सामने 2 पोर्टफोलियोज रखे हैं। पहला पोर्टफोलियो अमित का है। अमित के पास 15 साल का सॉलिड एक्सपीरियंस है, टेक्निकल नॉलेज बेमिसाल है और लाइटिंग एकदम परफेक्ट होती है। उसका प्रोफाइल देखकर कबीर का कॉन्शियस माइंड लगातार चिल्ला रहा है कि अमित ही सबसे सेफ चॉइस है। कोई रिस्क नहीं, कोई टेंशन नहीं। दूसरी तरफ जय है। जय को इंडस्ट्री में महज 2 साल हुए हैं। उसका काम थोड़ा रॉ है, लेकिन कल दोपहर जब कबीर ने पहली बार जय की खींची हुई एक तस्वीर स्क्रीन पर देखी थी, तो पहले कुछ सेकंड्स के लिए उसकी सांसें जैसे थम गई थी। तस्वीर में एक एथलीट दौड़ रहा था और उस पसीने, उस एनर्जी को देखकर कबीर के रोंगटे खड़े हो गए थे। उस एक पल में बिना किसी लॉजिक के कबीर के भीतर से आवाज आई थी कि यही इंसान इस कैंपेन में मैजिक डाल सकता है। मगर कबीर तो कबीर है। उसने उस इंस्टिंक्ट को तुरंत दबा दिया। उसने सोचा कि बिना एक्सपीरियंस के जय को हायर करना बेवकूफी होगी। वो खुद से बहस करने लगा कि आखिर वो जय का काम देखकर इतना इंप्रेस क्यों हुआ। हमारे दिमाग के अंदर एक बंद कमरा होता है, एक लॉक डोर। अनेक बेहतरीन फैसले हमारा दिमाग उस बंद कमरे के भीतर ले लेता है और हमें बाहर सिर्फ एक फीलिंग पकड़ा देता है, जिसे हम गट फीलिंग कहते हैं। परेशानी यह है कि हम मॉडर्न जमाने के पढ़े लिखे लोग हैं। हमें हर एहसास के पीछे का पूरा मैथमेटिकल फॉर्मूला चाहिए होता है। जब हमें वो फॉर्मूला नहीं मिलता तो हम अपने ही सही फैसलों पर शक करने लगते हैं। अपने दिमाग की इसी उथल पुथल से बचने के लिए कबीर ऑफिस से बाहर निकल आया। बाहर मौसम नराब था और अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। बचने के लिए वो भागकर सामने एक पुरानी सी दुकान के शेड के नीचे खड़ा हो गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। बोर्ड पर लिखा था मैल्कम विंटेज ऑप्टिक्स। दुकान के भीतर पुरानी घड़ियों और लेदर केसेस की एक अजीब सी सुकून देने वाली महक थी। काउंटर के पीछे एक बुजुर्ग आदमी खड़ा था, जिसके बाल थोड़े बिखरे हुए थे और आंखों पर एक पुराना चश्मा टिका था। यही मैल्कम थे। मैल्कम एक बहुत पुराने लेका कैमरा को खोलकर बैठे थे। कबीर बाहर खड़ा भीगने से बचने का इंतजार कर रहा था, इसलिए वो चुपचाप उन्हें देखने लगा। मैल्कम ने कैमरा का शटर दबाया। एक हल्की सी क्लिक की आवाज आई। उन्होंने कोई मशीन नहीं लगाई, कोई मीटर चेक नहीं किया। बस उस आवाज को सुना, मुस्कुराए और एक छोटा सा पेंच कस दिया। कबीर हैरान रह गया। उससे रहा नहीं गया और वो अंदर चला गया। एक्सक्यूज मी अंकल, आपने बिना कोई टेस्टिंग किए कैसे पता लगा लिया कि खराबी कहाँ है? मैल्कम ने अपना काम रोका और कबीर को ध्यान से देखा। बेटा, मैंने पिछले 30 सालों में इतने शटर्स की आवाजें सुनी हैं कि मेरा दिमाग अब मशीनरी को एनालाइज नहीं करता। वो बस उस 1 सेकंड के फ्रैक्शन में पैटर्न को पहचान लेता है। इसे तुम मेरी उंगलियों का तजुर्बा कह सकते हो। कबीर का ओवरथिंकिंग वाला दिमाग तुरंत एक्टिवेट हो गया। लेकिन क्या आप बिना सोचे समझे लिए गए फैसलों पर पूरा ट्रस्ट कर सकते हैं? मेरा मतलब है, डेटा और फैक्ट्स भी तो जरूरी होते हैं। मैल्कम ने कैमरा साइड में रखा और काउंटर पर कोहनी टिकाकर खड़े हो गए। डेटा बहुत जरूरी है मेरे दोस्त, लेकिन जब तुम किसी काम को गहराई से जानते हो तो तुम्हारा दिमाग एक पल में
वो कैलकुलेशन कर लेता है जिसे करने में तुम्हारे कॉन्शियस माइंड को घंटों लग जाएंगे। तुम उस पल को इग्नोर कर देते हो क्योंकि तुम उस फीलिंग को शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर पाते। कबीर को लगा जैसे किसी ने उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया हो। उसे तुरंत जय की वो तस्वीर याद आ गई। कबीर ने अपनी परेशानी शेयर करने का फैसला किया। मैं एक एजेंसी में हूं, मुझे एक फोटोग्राफर चुनना है। एक का रिकॉर्ड काफी मजबूत है, पर दूसरे का काम देखकर पहले ही पल में मुझे लगा कि वही सही इंसान है। मैं उस सही लगने को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए मैं पिछले 3 दिनों से कंफ्यूजन में हूं। मैल्कम हल्का सा हंसे। उनकी हंसी में एक गहरी समझ थी। उन्होंने पास रखी एक दराज खोली और एक पुरानी पोलारॉइड पिक्चर निकालकर कबीर के सामने पलट दी। इसे देखो, सिर्फ 2 सेकंड के लिए। तस्वीर में एक आदमी और एक औरत साथ खड़े मुस्कुरा रहे थे। अब बताओ, तस्वीर वापस पलटते हुए मैल्कम ने पूछा, क्या वो दोनों सच में खुश थे? कबीर ने बिना कुछ सोचे तुरंत जवाब दिया, नहीं, उनकी मुस्कान फेक थी। दोनों के बीच तनाव था। मैल्कम ने चुटकी बजाई। एग्जैक्टली। तुमने कैसे जाना? तुमने कोई एनालिसिस नहीं किया। तुम्हारे दिमाग ने उनके चेहरे के मसल्स की एक पतली सी स्लाइस ली और पलक झपकते ही तुम्हें सच बता दिया। इसे थिन स्लाइसिंग कहते हैं। कबीर हैरान था। उसने सच में कोई दिमाग नहीं लगाया था, बस महसूस किया था। मैल्कम ने उसे समझाते हुए कहा, हम इंसान हमेशा से इतने स्लो थिंकर्स नहीं थे। हजारों साल पहले जब इंसान जंगलों में शिकार करता था, तो सामने शेर आने पर उसके पास रिस्क एनालिसिस करने का टाइम नहीं होता था। उसे फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में तय करना होता था कि लड़ना है या भागना है। हमारा दिमाग उसी स्पीड पर काम करने के लिए डिजाइन हुआ है। वो हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस को एक पतली सी स्लाइस में कॉम्प्रेस कर देता है और हमें तुरंत सच दिखा देता है। कबीर बारिश की बूंदों को दुकान के शीशे पर गिरते हुए देखने लगा। उसे एहसास हो रहा था कि शायद उसका दिमाग उसे जय के काम की सच्चाई पहले ही पल में बता चुका था, पर उसका कॉन्शियस माइंड उसे मानने से इनकार कर रहा था। वो सोच में डूब गया कि क्या सच में वो 2 सेकंड्स का फैसला उसके 3 दिन के एनालिसिस से ज्यादा ताकतवर हो सकता है। कबीर वहीं खड़ा बारिश की बूंदों को दुकान के पुराने शीशे पर फिसलते हुए देख रहा था। मैल्कम की वो बात कि हमारा दिमाग पास्ट एक्सपीरियंसेस को एक पल में कॉम्प्रेस कर देता है, उसके दिमाग में लगातार गूंज रही थी। लेकिन कबीर का वो इंजीनियरिंग वाला ओवर एनालाइजिंग दिमाग इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसने पलटकर मैल्कम की तरफ देखा, जो अब एक पुराने पीतल के कॉफी मेकर में आराम से कॉफी बीन्स डाल रहे थे। उनके चेहरे पर कोई हड़बड़ी नहीं थी, जैसे वक्त उनके लिए बहुत धीमी गति से चलता हो। अगर मेरा सबकॉन्शियस माइंड इतना ही तेज है, कबीर ने थोड़ा झिझकते हुए अपनी बात सामने रखी, तो फिर मैं इतनी कंफ्यूजन में क्यों हूं? जब मैंने उस नए लड़के जय का काम देखा था, तो मुझे अंदर से लगा था कि वो प्रोजेक्ट के लिए एकदम सही है। लेकिन जब मैंने अपने उस एहसास को एजेंसी के बाकी लोगों के सामने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, तो मेरे पास कोई सॉलिड रीजंस नहीं थे। मैं खुद पर ही डाउट करने लगा और अंत में मैंने अमित की एक्सेल शीट बना डाली। मैल्कम ने कॉफी ग्राइंडर को धीरे धीरे घुमाना शुरू किया। उसकी खुरदरी लेकिन रिदमिक आवाज पूरी दुकान में गूंजने लगी। तुम्हारी कंफ्यूजन इसलिए नहीं है कि तुम्हारा पहला फैसला गलत था, कबीर। कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि तुम उस फैसले को कागज पर उतार कर शब्दों में बांधने की कोशिश कर रहे हो। उन्होंने ग्राइंडर रोका, काउंटर पर हाथ टिकाए और कबीर की आंखों में देखा। मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी मां दिखने में कैसी है? जरा उनके चेहरे को डिटेल में डिस्क्राइब करो। कबीर इस अजीब से सवाल पर थोड़ा चौंका। मेरी मां? वेल, उनका चेहरा थोड़ा गोल है। उनकी आंखें, मतलब नॉर्मल आंखें, हल्की सी भूरी, और उनकी नाक का शेप। कबीर अचानक अटक गया। उसे अपनी ही सगी मां का चेहरा शब्दों में बयां करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम लग रहा था। वो हड़बड़ाने लगा। वो अपने दिमाग में उनका चेहरा साफ देख पा रहा था,
लेकिन वो छवि होठों तक आते आते टूट रही थी। मैल्कम हल्का सा मुस्कुराए। बस यही रुक जाओ। अब सोचो कि अगर तुम्हारी मां अभी इस दुकान के शीशे के बाहर से गुजरे तो क्या तुम्हें उन्हें पहचानने के लिए इस डिस्क्रिप्शन की, इस अधूरी सी लिस्ट की जरूरत पड़ेगी? क्या तुम ये चेक करोगे कि उनकी आंखें कितनी भूरी हैं? बिल्कुल नहीं। कबीर ने तुरंत राहत की सांस लेते हुए जवाब दिया, मैं उन्हें हजारों की भीड़ में भी फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में पहचान लूंगा। एग्जैक्टली, मैल्कम ने कहा और उबलता हुआ पानी कॉफी फिल्टर में डालने लगे। पानी और भुनी हुई कॉफी की एक शानदार महक हवा में घुल गई। चेहरा पहचानना एक इंस्टेंट रिएक्शन है, वो बिना सोचे होता है। लेकिन जब मैंने तुमसे उस जाने पहचाने चेहरे को शब्दों में एक्सप्लेन करने को कहा तो तुम्हारा दिमाग बुरी तरह अटक गया। जब हम किसी गहरे इंस्टिंक्टिव एहसास को लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं तो हम उस एहसास को ही बिगाड़ देते हैं। शब्दों की परछाई में असल सच छुप जाता है। जब तुम किसी चीज को जरूरत से ज्यादा एक्सप्लेन करते हो तो तुम अपनी उस पहली गट फीलिंग को मार देते हो। कबीर को लगा जैसे उसके दिमाग में बरसों से जंग खाया कोई बंद दरवाजा अचानक खुल गया हो। पिछले 3 दिन से वो ऑफिस में बैठकर यही तो कर रहा था। वो एंडलेस एक्सेल शीट्स बना रहा था, प्रोज एंड कॉन्स की लंबी लिस्ट्स लिख रहा था। वो जय की उस बेहतरीन तस्वीर से मिले रॉ एहसास को लॉजिकल शब्दों में फिट करने की कोशिश कर रहा था। और इस बेमतलब की कोशिश में उसने उस तस्वीर के मैजिक को ही खत्म कर दिया था। वो अपने दिल की आवाज को कॉर्पोरेट बोर्ड रूम की लैंग्वेज में जस्टिफाई करना चाहता था, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था। मैल्कम ने 2 छोटे सेरामिक कप्स में ब्लैक कॉफी डाली और एक कप कबीर की तरफ बढ़ा दिया। हम इंसानों के अंदर एक बंद कमरा होता है मेरे दोस्त, हमारा अनकॉन्शियस माइंड। वो कमरा बहुत तेजी से काम करता है। वो हर पैटर्न को देखता है, समझता है, पर उसके दरवाजे हमेशा बंद रहते हैं। हमें कभी पता नहीं चलता कि उस कमरे के अंदर क्या कैलकुलेशन चल रही है। हमें बस बाहर से एक रिजल्ट पकड़ा दिया जाता है, एक फीलिंग के रूप में। और क्योंकि हम उस कैलकुलेशन का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस नहीं देख पाते, हमें लगता है कि वो फीलिंग बेबुनियाद है। कबीर ने कॉफी का एक घूंट लिया। वो कड़वी थी, पर उसकी गर्माहट भीतर तक सुकून दे रही थी। तो क्या हम बस अपनी फीलिंग्स पर अंधा ट्रस्ट कर लें, बिना कोई सवाल किए? अंधा ट्रस्ट किसी चीज पर नहीं करना चाहिए। मैल्कम ने अपनी कुर्सी पर बैठते हुए इत्मीनान से कहा, लेकिन तुम्हें अपने शरीर के सिग्नल्स को सुनना सीखना होगा। तुम्हारा शरीर तुम्हारे कॉन्शियस माइंड से बहुत पहले सच जान लेता है। जब एक बेहतरीन म्यूजिशियन स्टेज पर गिटार बजाता है तो उसकी उंगलियां अपने आप चलती हैं। अगर वो ये सोचने लगे कि उसकी उंगली कहां रखी है तो वो सुर भटक जाएगा। जब तुमने उस लड़के का पोर्टफोलियो देखा था तो तुम्हारे अंदर क्या हुआ था? क्या तुम्हारी सांस एक पल के लिए रुकी थी? क्या तुम्हारी आंखों की पुतलियां थोड़ी फैली थी? क्या तुम्हारे दिल की धड़कन हल्की सी तेज हुई थी? कबीर चुपचाप मैल्कम को देखता रहा। यादों के धुंधले पन्ने साफ होने लगे। उसे याद आया कि जब जय की वो एथलीट वाली तस्वीर स्क्रीन पर आई थी तो उसने सच में अपनी सांस रोक ली थी। वो अपनी कुर्सी से थोड़ा आगे खिसक आया था और उसकी आंखों में एक चमक आ गई थी। उसके शरीर ने बिना कोई मीटिंग किए, बिना कोई डेटा चेक किए अपना फैसला सुना दिया था। समस्या ये है, मैल्कम ने खिड़की के बाहर देखते हुए कहा, कि हम मॉडर्न दुनिया में रहते हैं। हमें बचपन से सिखाया गया है कि सिर्फ वही चीज सही है जिसे हम कागज पर लिखकर साबित कर सकें। जो चीज हम साबित नहीं कर सकते उसे हम बेवकूफी या बचपना मान लेते हैं। लेकिन कई बार तुम्हारे शरीर का वो पहला रिएक्शन, वो पलक झपकने भर का फैसला, तुम्हारे महीनों के भारी भरकम एनालिसिस से कहीं ज्यादा एक्यूरेट होता है। बारिश अब पूरी तरह रुक चुकी थी। दुकान के बाहर सड़कों पर पानी की हल्की चमक थी और आसमान साफ होने लगा था। कबीर ने कॉफी का आखिरी घूंट टत्म किया और कप वापस काउंटर पर रख दिया। उसके कंधों से जैसे एजेंसी का सारा भारीपन और कंफ्यूजन का बोझ उतर गया था। उसने मैल्कम को एक गहरी मुस्कान के साथ थैंक यू कहा
और दुकान से बाहर निकल आया। हवा में एक अजीब सी ताजगी थी। कबीर तेज कदमों से अपने ऑफिस की तरफ वापस चल पड़ा। रास्ते में गाड़ियों का शोर था। लोग छतरियां बंद करके अपने अपने काम पर भाग रहे थे, लेकिन कबीर के अंदर एक अजीब सी शांति थी। उसके दिमाग में अब अमित और जय के बीच का वो थका देने वाला कंपैरिजन चार्ट नहीं घूम रहा था। उसे गहराई से समझ आ गया था कि बेहतरीन क्रिएटिविटी को और इंसानी जज्बे को डेटा पॉइंट्स में नहीं नापा जा सकता। वो ऑफिस पहुंचा, सीधा अपनी डेस्क पर गया, लैपटॉप खोला और उसने वो एक्सेल शीट बिना एक पल सोचे हमेशा के लिए डिलीट कर दी। उसने जय को कैंपेन के लिए फाइनल करने का मन बना लिया था। उसने अपना ईमेल क्लाइंट खोला और एचआर को जय के हायरिंग पेपर्स तैयार करने का मेल टाइप करना शुरू किया। लेकिन जैसे ही उसका हाथ सेंड बटन की तरफ बढ़ा, उसके दिमाग में एकदम से एक नया और अजीब सा डर पैदा होने लगा। क्या हर बार हमारा ये फर्स्ट इंप्रेशन इतना ही पवित्र और सही होता है? क्या कभी ऐसा नहीं होता कि ये गट फीलिंग हमें पूरी तरह से धोखा दे दे? हमारा ये बिना सोचे काम करने वाला दिमाग जो पुराने पैटर्न्स पर चलता है, क्या कभी गलतियों या हमारे अपने बियासेस का शिकार नहीं होता? मेल का सेंड बटन दबाने से पहले कबीर की उंगली एक बार फिर हवा में जम गई। कबीर की उंगली माउस पर ही जमी रह गई और वो सेंड बटन को घूरता रहा। स्क्रीन पर जय के हायरिंग पेपर्स का ड्राफ्ट खुला हुआ था, लेकिन दिमाग में एक पुरानी और कड़वी याद ताजा हो गई थी। उसे विक्रम याद आ गया। विक्रम को पिछले साल ही एजेंसी में सीनियर क्रिएटिव लीड के तौर पर रखा गया था। जब विक्रम पहली बार इंटरव्यू के लिए केबिन में दाखिल हुआ था, तो हर किसी की गट फीलिंग ने यही कहा था कि ये इंसान कमाल का है। वो 6 फुट 2 इंच लंबा था। उसकी आवाज में एक गजब का भारीपन और कॉन्फिडेंस था और उसके चश्मे का फ्रेम उसे एकदम किसी हॉलीवुड डायरेक्टर जैसा लुक देता था। उस दिन मैनेजमेंट से लेकर कबीर तक हर किसी ने उसे देखते ही फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में तय कर लिया था कि विक्रम ही उनका तारणहार है। लेकिन महज 3 महीने के भीतर पूरी एजेंसी को समझ आ गया कि विक्रम के पास सिर्फ एक बेहतरीन पर्सनालिटी थी। टैलेंट के नाम पर वो एकदम कोरा था। उसके आइडियाज बेहद घिसेपिटे होते थे और वो हर छोटी प्रॉब्लम में घबरा जाता था। कबीर ने अपना हाथ माउस से हटा लिया और कुर्सी पर पीछे की तरफ टिक गया। अगर हमारा वो सबकॉन्शियस माइंड इतना ही तेज और सटीक है, अगर वो सच में हमारे तजुर्बों को एक पल में निचोड़कर हमें सही रास्ता दिखाता है, तो फिर उस दिन वो विक्रम के मामले में इतना बुरी तरह से फेल क्यों हुआ था? उस दिन भी तो हर किसी के शरीर ने, हर किसी के इंस्टिंक्ट ने विक्रम को देखकर एक पॉजिटिव सिग्नल ही दिया था। क्या हमारा ये बिना सोचे काम करने वाला दिमाग कई बार हमें धोखा भी दे सकता है? क्या ये मुमकिन है कि जिसे हम अपनी गट फीलिंग या अपनी इनर वॉइस समझ रहे हों, वो दरअसल हमारे अपने ही छिपे हुए बियासेस हों? इस सवाल ने कबीर के अंदर फिर से एक बेचैनी पैदा कर दी। उसने लैपटॉप की स्क्रीन बंद की और तय किया कि वो आधा अधूरा फैसला नहीं लेगा। अगले दिन लंच ब्रेक के दौरान कबीर खुद को रोक नहीं पाया और एक बार फिर उसी पुरानी सड़क की तरफ चल पड़ा जहां मैल्कम विंटेज ऑप्टिक्स की दुकान थी। बाहर हल्की धूप खिली थी। दुकान के अंदर दाखिल होते ही उसे वही पुरानी घड़ियों और लेदर की जानी पहचानी खुशबू आई। मैल्कम आज काउंटर के पीछे एक पुराने पीतल के ग्रामोफोन की सफाई कर रहे थे। उनके हाथों की हरकत इतनी सधी हुई थी कि उन्हें देखकर ही मन शांत हो जाता था। कबीर को दरवाजे पर खड़ा देखकर मैल्कम ने एक हल्की सी मुस्कान दी और ग्रामोफोन का पीतल का भूमपू साइड में रख दिया। लगता है वो फोटोग्राफर वाला ईमेल अभी तक ड्राफ्ट फोल्डर में ही पड़ा है। मैल्कम ने अपनी आंखों के ऊपर से चश्मा हटाते हुए मजाकिया लहजे में कहा। कबीर थोड़ा झेम गया। उसने काउंटर के पास रखे स्टूल पर बैठते हुए विक्रम वाली पूरी कहानी मैल्कम को सुना दी। उसने पूछा कि जब हमारा दिमाग पहले ही पल में सच भांप लेता है, तो उस दिन उसने विक्रम के सिर्फ कपड़े और कदकाठी देखकर उसे एक जीनियस क्यों मान लिया था? कबीर की आवाज में एक हताशा थी। अगर मेरी वो इंट्यूशन इतनी आसानी से बेवकूफ बन सकती है,
तो मैं कैसे तय करूं कि जय को चुनना मेरा सही फैसला है या मेरी कोई और बेवकूफी? मैल्कम ने एक गहरा सांस लिया और अपनी जगह से उठकर दुकान के पीछे वाले हिस्से से एक पुराना और भारी सा रिकॉर्ड निकाल कर लाए। उन्होंने उसे ग्रामोफोन पर रखा। कबीर, मैंने कल तुम्हें बताया था कि हमारे दिमाग के अंदर एक बंद कमरा होता है जहां हमारी सारी कैलकुलेशंस पलक झपकते ही हो जाती है। लेकिन मैंने तुम्हें यह नहीं बताया कि उस कमरे के अंदर सिर्फ तुम्हारे सच्चे तजुर्बे नहीं रखे हैं। उस कमरे में दुनिया भर का कचरा भी भरा पड़ा है। मैल्कम की इस बात ने कबीर को चौंका दिया। कचरे से आपका क्या मतलब है? उसने पूछा। मतलब ये कि बचपन से लेकर आज तक तुमने जितने भी विज्ञापन देखे हैं, जितनी भी फिल्में देखी हैं और समाज के जितने भी नियम सुने हैं, वो सब उस बंद कमरे में स्टोर हो चुके हैं। हमारी सोसाइटी ने हमारे दिमाग में ये बात गहराई तक डाल दी है कि एक लंबा, चौड़े कंधों वाला और भारी आवाज वाला इंसान हमेशा एक अच्छा लीडर होता है। जब विक्रम तुम्हारे सामने आया तो तुम्हारे दिमाग ने उसकी काबिलियत को नहीं परखा। तुम्हारे दिमाग ने उस बंद कमरे में पड़े हुए उस पुराने स्टीरियोटाइप को उठाया और विक्रम के चेहरे पर चिपका दिया। इसे तुम गट फीलिंग नहीं कह सकते, ये एक प्रेजुडिस है, एक ऐसा बायस जिसे समाज ने तुम्हारे दिमाग में प्लांट किया है। कबीर ध्यान से सुन रहा था। उसे समझ आ रहा था कि कैसे उसकी आंखें उसके ही दिमाग को धोखा दे रही थी। मैल्कम ने ग्रामोफोन की सुई रिकॉर्ड पर रखी और एक बेहद खूबसूरत धीमी सी पियानो की धुन बजने लगी। तुम्हें पता है कबीर, कई दशकों पहले यूरोप के बड़े बड़े क्लासिकल ऑर्केस्ट्राज में कोई भी महिला म्यूजिशियन नहीं होती थी। वहां के जजों का, जो कि अपने फील्ड के दिग्गज थे, ये पक्का मानना था कि महिलाओं में भारी वाद्य यंत्र बजाने की ताकत और वो पैशन नहीं होता। जब भी कोई महिला ऑडिशन देने आती तो जजों की गट फीलिंग उन्हें पहले ही सेकंड में बता देती थी कि ये अच्छा नहीं बजा पाएगी और वो उन्हें रिजेक्ट कर देते थे। उन जजों को सच में लगता था कि उनका फैसला एकदम सही है। मैल्कम ने म्यूजिक की धुन के साथ अपने हाथों को हल्के से हिलाते हुए कहा। फिर एक दिन किसी ने एक बहुत ही साधारण सा बदलाव किया। उन्होंने ऑडिशन देने वाले और जजों के बीच में एक बड़ा सा पर्दा लगा दिया। अब जजों को सिर्फ म्यूजिक सुनाई देता था। उन्हें यह नहीं पता होता था कि बजाने वाला आदमी है या औरत। वो एक ब्लाइंड ऑडिशन था। मैल्कम मुस्कुराए और कबीर की आंखों में देखा और तुम यकीन नहीं करोगे, उस पर्दे के लगते ही अचानक से महिलाओं के सेलेक्ट होने की गिनती कई गुना बढ़ गई। जब जजों की आंखों ने उन्हें धोखा देना बंद कर दिया, जब वो अपने बियासेस से आजाद हो गए, तब जाकर उनका असली इंट्यूशन, उनका सच्चा तजुर्बा काम करने लगा। कबीर के दिमाग में जैसे एक बिजली सी कौंध गई। उसे सब कुछ एकदम साफ साफ दिखाई देने लगा। विक्रम के केस में उसने कोई ब्लाइंड ऑडिशन नहीं किया था। उसने विक्रम के लुक्स, उसकी पर्सनालिटी और उसके सूट बूट को देखकर फैसला लिया था। वो एक बायस था। लेकिन जय के केस में कबीर ने सबसे पहले उसकी खींची हुई वो तस्वीर देखी थी। जय का कोई भारी भरकम रेज्यूमे नहीं था। उसका कोई बड़ा नाम नहीं था जो कबीर को इंप्रेस कर सके। कबीर ने जय के काम को बिना किसी बाहरी आवरण के एकदम शुद्ध रूप में महसूस किया था। जय का काम देखकर जो एहसास कबीर को हुआ था, वो विक्रम जैसी कोई बनावटी चमक नहीं थी, बल्कि वो एक असली ब्लाइंड ऑडिशन का नतीजा था। उसे अब समझ आ रहा था कि समाज के हिसाब से तो अमित का 15 साल का एक्सपीरियंस ही वो पर्दा था जो कबीर की आंखों पर पड़ा हुआ था, और जय की वो तस्वीर उस पर्दे को फाड़कर सीधे कबीर के दिल तक पहुंची थी। तो इसका मतलब है कि हमें अपनी उस पहली आवाज पर भरोसा करने के लिए अपनी ही आंखों पर से वो पर्दा हटाना आना चाहिए। कबीर ने खुद से ही बात करते हुए धीमी आवाज में कहा। मैल्कम ने ग्रामोफोन की सुई वापस अपनी जगह पर रखी और शांति से बोले, बिल्कुल, तुम्हें यह पहचानना होगा कि कब तुम्हारा दिमाग तुम्हारे तजुर्बे से बोल रहा है और कब वो महज किसी बाहरी दिखावे या पुरानी कंडीशनिंग का शिकार हो रहा है। जब तुम उस दिखावे को हटा देते हो,
सिर्फ तब तुम्हारी वो पहली फीलिंग इतनी ताकतवर होती है कि वो तुम्हें कभी गलत रास्ते पर नहीं ले जाती। कबीर को अब अपने भीतर एक गजब की क्लैरिटी महसूस हो रही थी। उसका डर छंट चुका था और उसे अब अच्छी तरह पता था कि उसे ऑफिस जाकर क्या करना है। जय के हायरिंग पेपर्स पर साइन करते वक्त कबीर के हाथ जरा भी नहीं कांपे। विक्रम वाली घटना से उसे जो सबक मिला था, उसने उसके अंदर का सारा डर निकाल दिया था। उसे समझ आ गया था कि जय का काम देखकर उसे जो पहली फीलिंग आई थी, वो किसी दिखावे या बायस का नतीजा नहीं थी, बल्कि उसके अपने तजुर्बे की एकदम साफ और सच्ची आवाज थी। अगले 2 हफ्ते किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं थे। कैंपेन का शूट शुरू हो गया था। जय ने साबित कर दिया कि कबीर का फैसला बिल्कुल सही था। वो किसी टिपिकल फोटोग्राफर की तरह आराम से कुर्सी पर बैठकर निर्देश नहीं दे रहा था। वो एथलीट के साथ ट्रैक पर दौड़ रहा था, मिट्टी में लेटकर शॉट्स ले रहा था। उसके कैमरे से जो तस्वीरें निकल कर आ रही थी, उनमें पसीना था, धड़कन थी, एक अजीब सा पागलपन था। जब कबीर ने उन तस्वीरों को पहली बार बड़े मॉनिटर पर देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसे लगा कि बस अब ये कैंपेन कोई भी अवार्ड जीतने से नहीं रोक सकता। लेकिन कबीर भूल गया था कि कॉर्पोरेट दुनिया में सिर्फ बेहतरीन काम होना काफी नहीं होता, उस काम को सिस्टम की कसौटी पर भी खरा उतरना पड़ता है। शुक्रवार की सुबह स्पोर्ट्स ब्रांड के मार्केटिंग हेड माथुर सर के साथ फाइनल प्रेजेंटेशन थी। माथुर सर वो इंसान थे जो बिना डेटा और रिसर्च के सुबह की चाय भी नहीं पीते थे। कबीर ने बहुत गर्व के साथ जय की खींची हुई टॉप 3 तस्वीरें स्क्रीन पर प्रोजेक्ट की, लेकिन माथुर सर के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उन्होंने अपनी डायरी बंद की और एकदम ठंडी आवाज में कहा, कबीर, तस्वीरें अच्छी हैं, लेकिन हम इतने बड़े कैंपेन में कोई रिस्क नहीं ले सकते। लेट्स रन अ फोकस ग्रुप। कबीर का दिल बैठ गया। फोकस ग्रुप का मतलब था कि वो बाहर से 20 अनजान लोगों को एक कमरे में बुलाएंगे, उन्हें ये तस्वीरें दिखाएंगे और उनसे एक फॉर्म भरवा कर पूछेंगे कि उन्हें कौन सी तस्वीर सबसे अच्छी लगी। दोपहर होते होते एक वातानुकूलित ठंडे से कॉन्फ्रेंस रूम में 20 लोग बैठे थे। उनके सामने जय की वो रॉ और एनर्जेटिक तस्वीरें रखी गई और साथ में कुछ पुरानी, सेफ और बोरिंग तस्वीरें भी रख दी गई, जिनमें एथलीट बस कैमरे की तरफ देखकर नकली सी मुस्कान दे रहा था। उन 20 लोगों को हर तस्वीर को 1 से 10 के बीच रेटिंग देनी थी। जब रिजल्ट आया तो कबीर को लगा जैसे किसी ने उसके मुंह पर मुक्का मार दिया हो। जय की बेहतरीन तस्वीरों को सबसे कम रेटिंग मिली थी। उस 20 लोगों के ग्रुप ने उस नकली मुस्कान वाली, एकदम जेनेरिक और बोरिंग तस्वीर को सबसे ज्यादा नंबर दिए थे। माथुर सर ने वो रिजल्ट कबीर के सामने फेंकते हुए कहा, देखा, नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते। कंज्यूमर को वही पुरानी, सेफ तस्वीर ही पसंद है। जय का काम बहुत अजीब है। कबीर बिना कुछ कहे ऑफिस से निकल गया। उसका पूरा कॉन्फिडेंस एक झटके में चकनाचूर हो गया था। क्या उसका इंट्यूशन इतना गलत हो सकता है? क्या वो ब्लाइंड ऑडिशन वाला पूरा लॉजिक महज एक किताबी बात थी? इन्हीं सवालों में उलझा हुआ वो कब मैल्कम की दुकान तक पहुंच गया, उसे खुद भी पता नहीं चला। आज मैल्कम दुकान के बाहर एक छोटी सी कुर्सी पर बैठे धूप सेंक रहे थे और उनके हाथ में एक कांच की बोतल थी जिसमें कोई गहरे लाल रंग का शरबत जैसा कुछ था। कबीर को उदास देखकर उन्होंने वो बोतल उसकी तरफ बढ़ा दी। चखो इसे, मैंने खुद बनाया है, मैल्कम ने मुस्कुराते हुए कहा। कबीर का मन नहीं था, पर उसने एक छोटा सा घूंट लिया। वो शरबत बहुत ज्यादा मीठा था। इतनी तेज मिठास थी कि कबीर का गला जलने लगा। ये तो बहुत ज्यादा मीठा है अंकल, एकदम सिरप जैसा। मैल्कम ने बोतल वापस ले ली। सही कहा, जब तुम सिर्फ एक घूंट लेते हो तो तुम्हारा दिमाग उस तेज मिठास को नोटिस करता है और उसे रिजेक्ट कर देता है। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं कि इस बोतल को घर ले जाओ और आराम से टीवी देखते हुए पियो, तो क्या तुम इसे पी पाओगे? बिल्कुल नहीं, कबीर ने खांसते हुए कहा। एक घूंट के लिए तो फिर भी बर्दाश्त हो जाए,
पर पूरी बोतल पीने में तो मैं बीमार पड़ जाऊंगा। मैल्कम जोर से हंसे। बस यही बात तुम्हें समझनी है कबीर। जब तुम लोगों को एक कॉन्फ्रेंस रूम में बिठाते हो और उनसे कहते हो कि इन तस्वीरों को देखकर तुरंत नंबर दो, तो तुम उन्हें एक सिप टेस्ट करवा रहे हो। वो उन तस्वीरों को उस तरह नहीं देख रहे जैसे वो असल जिंदगी में देखेंगे। असल जिंदगी में कोई इंसान तस्वीर को नंबर देने के लिए नहीं देखता। वो मैगजीन के पन्ने पलटता है या सड़क पर लगे होर्डिंग के पास से गुजरता है। उस वक्त उसका दिमाग एक अलग तरह से काम करता है। कबीर ध्यान से सुन रहा था। बात में कुछ गहराई थी। तुम्हारे उस फोकस ग्रुप में बैठे लोगों ने जय की तस्वीरों को इसलिए रिजेक्ट नहीं किया क्योंकि वो वराब थी। मैल्कम ने अपनी कुर्सी आगे खिसकाते हुए गंभीरता से कहा, उन्होंने उसे इसलिए रिजेक्ट किया क्योंकि वो तस्वीरें उनके लिए नई थी, अजीब थी। जब हम किसी एकदम नई और बेहतरीन चीज को पहली बार देखते हैं तो हमारा दिमाग घबरा जाता है। उसे समझ नहीं आता कि इसे किस खाने में फिट करे, और उस घबराहट में लोग उस चीज को चुन लेते हैं जो सेफ होती है, जो उन्होंने पहले देखी होती है। एक ठंडे कॉन्फ्रेंस रूम में क्लिपबोर्ड हाथ में लेकर कोई इंसान दिल से फैसला नहीं ले सकता। उस वक्त वो एक कंज्यूमर नहीं, एक क्रिटिक बन जाता है, और एक क्रिटिक हमेशा गलतियां ढूंढता है, जादू नहीं। कबीर की आंखों में फिर से वही चमक लौटने लगी थी। उसे समझ आ गया कि माथुर सर का वो फोकस ग्रुप दरअसल असल दुनिया का कोई पैमाना था ही नहीं। वो बस एक आर्टिफिशियल लैब थी जहां इंसानी भावनाओं का दम घुट जाता है जब हम किसी चीज को उसके असली कॉन्टेक्स्ट से, उसके असली माहौल से बाहर निकाल देते हैं। मैल्कम ने दुकान के अंदर जाते हुए कहा, तो हमारा वो सबकॉन्शियस माइंड, वो जो पलक झपकते ही सही फैसला लेने वाला दिमाग है, वो अंधा हो जाता है। उसे काम करने के लिए वो असली माहौल चाहिए होता है। एक फोकस ग्रुप कभी तुम्हें ये नहीं बता सकता कि कल की दुनिया को क्या पसंद आएगा। वो सिर्फ तुम्हें ये बता सकता है कि लोग आज किस पुरानी चीज की आदत पाले बैठे हैं। कबीर को अब माथुर सर के उस डेटा वाले कागज से कोई डर नहीं लग रहा था। उसे पता था कि जय की तस्वीरें शायद उस बंद कमरे के टेस्ट में फेल हो गई हों, लेकिन जब वो सड़क के बीचों बीच एक बड़े से बिलबोर्ड पर लगेंगी, जब कोई एथलीट सुबह दौड़ते हुए उन पर नजर डालेगा, तब वो तस्वीरें सीधा उसके दिल में उतरेंगी, बिना किसी रेटिंग के, बिना किसी फॉर्म के। कबीर ने तय कर लिया कि वो माथुर सर की बात नहीं मानेगा, चाहे इसके लिए उसे अपनी नौकरी ही क्यों ना दाव पर लगानी पड़े। सोमवार की सुबह एजेंसी में हवा इतनी भारी थी कि उसे जैसे छुआ जा सकता था। कबीर कांच के उस बड़े से कॉन्फ्रेंस रूम के दरवाजे पर खड़ा था और उसके हाथ बर्फ की तरह ठंडे पड़ रहे थे। अंदर एक बड़ी सी ओवल टेबल के एक सिरे पर माथुर सर बैठे थे, जिनके चेहरे पर एक अजीब सी कठोरता थी, और दूसरी तरफ स्पोर्ट्स ब्रांड के सीईओ बैठे थे। सीईओ एक पूर्व एथलीट थे, ऊंचा कद, चौड़े कंधे और चेहरे पर एक ऐसा सख्त भाव जिसे पत पाना किसी के लिए भी नामुमकिन सा लग रहा था। कबीर को आज वो प्रेजेंटेशन देनी थी जो या तो उसे एजेंसी का हीरो बना सकती थी या फिर उसे सीधा बाहर का रास्ता दिखा सकती थी। उसे जय की उन रॉ और एनर्जेटिक तस्वीरों को डिफेंड करना था जिन्हें फोकस ग्रुप ने बुरी तरह रिजेक्ट कर दिया था। जैसे जैसे दरवाजा खोलने का वक्त करीब आ रहा था, कबीर को अपने सीने में एक तेज हथौड़े जैसी धड़कन महसूस होने लगी। उसकी सांसें छोटी हो गई थी और ऐसा लग रहा था जैसे कमरे की सारी लाइटें बहुत ज्यादा चुभने लगी हों। ये वही डर था जिसने उसे कल शाम मैल्कम की दुकान में पागलों की तरह चक्कर काटने पर मजबूर कर दिया था। कल शाम कबीर इतना घबराया हुआ था कि वो अपनी पूरी परेशानी मैल्कम के सामने उगल चुका था। कल जब कबीर दुकान में बेचैनी से टहल रहा था, तब मैल्कम काउंटर पर एक बहुत पुरानी सोने की पॉकेट वॉच को खोलकर बैठे थे। उनके हाथ में एक बहुत बारीक सा चिमटा था और आंखों पर मैग्नीफाइंग ग्लास लगा था। कबीर की बेचैनी को देखकर उन्होंने वो बारीक सा गियर कबीर की तरफ बढ़ा दिया था। जरा इसे इस खांचे में फिट करना, मैल्कम ने बड़े शांत स्वर में कहा था।
कबीर ने जैसे ही चिमटा पकड़ा, उसके हाथ इतनी बुरी तरह कांप रहे थे कि वो गियर को उस छोटे से हिस्से के पास ले जाना तो दूर, उसे ढंग से पकड़ भी नहीं पा रहा था। कुछ ही सेकंड में वो गियर उसके हाथ से छूटकर काउंटर पर गिर गया। तब मैल्कम ने अपना चश्मा उतारा था और कबीर के कंधे पर हाथ रखकर उसे समझाया था कि असल में डर हमारे दिमाग के साथ क्या खेल खेलता है। उन्होंने कबीर से कहा था कि जब हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं, जब हमारी हार्ट रेट 145 बीट्स प्रति मिनट का आंकड़ा पार कर जाती है, तो हमारा शरीर एक अलग ही जोन में चला जाता है। वो सर्वाइवल मोड होता है। शरीर सारा खून हमारे दिमाग से खींचकर हमारे हाथों और पैरों में भेज देता है ताकि हम लड़ सकें या भाग सकें। उस भारी स्ट्रेस की हालत में हमारा वो सबकॉन्शियस माइंड, वो बंद कमरा जहां हमारी सारी गट फीलिंग्स और इंट्यूशन काम करते हैं, पूरी तरह से शट डाउन हो जाता है। मैल्कम के शब्द कबीर के कानों में अभी भी गूंज रहे थे। जब तुम पैनिक करते हो कबीर, तो तुम एक तरह के अंधेपन का शिकार हो जाते हो। इसे तुम माइंड ब्लाइंडनेस कह सकते हो। तुम्हारी आंखों की वो ताकत जो किसी इंसान का चेहरा पढ़कर उसके असली जज्बात पलक झपकते ही समझ लेती है, वो ताकत तुमसे छिन जाती है। जब इंसान बुरी तरह डरा होता है तो उसका विजन सिकुड़कर एक टनल जैसा हो जाता है और वो सामने वाले के चेहरे पर आ रहे छोटे छोटे बदलावों को, उन माइक्रो एक्सप्रेशंस को बिल्कुल नहीं देख पाता। अगर तुम्हें अपने उस पहले सही फैसले पर टिके रहना है तो तुम्हें सबसे पहले अपने शरीर को शांत करना होगा। तुम्हें वक्त को धीमा करना होगा। कबीर ने कॉन्फ्रेंस रूम के कांच के दरवाजे के बाहर खड़े होकर अपनी आंखें बंद की। उसने एक गहरी सांस ली। उसने महसूस किया कि उसकी धड़कन सच में बहुत तेज थी। उसने जानबूझकर अपनी सांसों को धीमा किया। 4 सेकंड तक सांस अंदर और फिर 4 सेकंड तक सांस बाहर। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि उसके कंधों की जकड़न कम हो रही है। उसके दिमाग में जो एक धुंध सी छाई हुई थी, वो छंटने लगी। उसने खुद को याद दिलाया कि वो यहां लड़ने नहीं आया है, वो यहां सिर्फ सच दिखाने आया है। जब कबीर ने दरवाजा खोलकर अंदर कदम रखा तो माथुर सर ने तुरंत उस पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। कबीर, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, बस वही सेफ वाली तस्वीरें दिखाओ जिन्हें फोकस ग्रुप ने अप्रूव किया है और मीटिंग खत्म करते हैं। माथुर सर की आवाज में एक साफ चेतावनी थी। कबीर ने अपना लैपटॉप प्रोजेक्टर से कनेक्ट किया। उसके हाथ अब बिल्कुल नहीं कांप रहे थे। उसने स्क्रीन पर वही पुरानी जेनेरिक सी तस्वीरें खोल दी जिनमें मॉडल कैमरे की तरफ देखकर नकली स्माइल कर रहा था। लेकिन कबीर की नजर स्क्रीन पर नहीं थी। उसकी नजर उस सख्त चेहरे वाले सीईओ पर टिकी थी। कबीर का दिमाग अब एकदम शांत था। उसकी हार्ट रेट नॉर्मल थी और उसका वो सबकॉन्शियस कमरा पूरी तरह से खुला हुआ था। जैसे ही वो सैफ और बोरिंग तस्वीर स्क्रीन पर आई, कबीर ने सीईओ के चेहरे पर कुछ ऐसा देखा जो शायद कमरे में और किसी ने नोटिस नहीं किया। एक सेकंड के सवे हिस्से के लिए सीईओ की नाक हल्की सी सिकुड़ी और उनकी आंखों में एक अजीब सी ऊब झलकी। ये एक माइक्रो एक्सप्रेशन था। एक पलक झपकने से भी कम वक्त में सीईओ के शरीर ने यह बता दिया था कि उन्हें ये नकली तस्वीरें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। भले ही वो जुबान से कुछ ना बोले, कबीर के अंदर एक गजब का कॉन्फिडेंस आ गया। उसका इंट्यूशन, उसकी वो पतली सी स्लाइस अब उसे एकदम साफ रास्ता दिखा रही थी। उसे माथुर सर के उस फोकस ग्रुप वाले डेटा से अब कोई मतलब नहीं था। फोकस ग्रुप एक बंद कमरे में बैठे 20 लोगों का डर था, लेकिन सामने बैठा इंसान वो था जिसने अपनी पूरी जिंदगी पसीने और मैदान की धूल में गुजारी थी। बिना माथुर सर की परवाह किए कबीर ने कीबोर्ड पर एक बटन दबाया और स्क्रीन पर वो तस्वीर बदल गई। अब स्क्रीन पर जय की खींची हुई वो मास्टरपीस तस्वीर थी। ट्रैक पर दौड़ता हुआ एथलीट, चेहरे पर पसीना, नसों में तनाव और आंखों में जीतने की वो रॉ अनफिल्टर्ड भूख। कमरे में एकदम से सन्नाटा छा गया। माथुर सर गुस्से से कुछ बोलने ही वाले थे कि कबीर ने अपना हाथ हल्का सा ऊपर करके उन्हें रोक दिया। कबीर की नजरें अब माथुर सर पर टिकी थी। वो अब उस इंसान को देख रहा था जिसने उन्हें 4 साल पहले अपनी
अभी भी सीईओ के चेहरे पर ही लॉक थी। जैसे ही जय की तस्वीर सामने आई, सीईओ की आंखों की पुतलियां हल्की सी फैल गई। उनके होठों के किनारे बहुत मामूली से ऊपर की तरफ उठे। ये कोई फॉर्मल स्माइल नहीं थी। ये किसी ऐसी चीज को देखने का रिएक्शन था जो सीधा आत्मा में उतर जाए। सीईओ थोड़ा आगे की तरफ झुके और स्क्रीन से नजर हटाए बिना ही भारी आवाज में बोले, ये किसने खींची है? इसमें जो पागलपन है, जो सच है, वो मैंने पिछले 10 सालों में किसी कैंपेन में नहीं देखा। कबीर के चेहरे पर एक शांत सी मुस्कान आ गई। उसका वो पल भर का एहसास, उसका वो पहला इंट्यूशन जिसे उसने इतने दिन अपने लॉजिक और डर के नीचे दबा कर रखा था, आज पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बाहर आ गया था। उसे अब किसी एक्सेल शीट की जरूरत नहीं थी। उसे समझ आ गया था कि जब आप अपने डर को हावी नहीं होने देते तो आपका दिमाग बिना सोचे भी दुनिया के सबसे बेहतरीन फैसले ले सकता है। माथुर सर अपनी कुर्सी पर सुन्न बैठे थे और कबीर को बस इतना पता था कि उसने ना सिर्फ अपना कैंपेन बचा लिया था, बल्कि खुद को भी एक नए सिरे से आजाद कर लिया था। कंपनी के उस कांच वाले कमरे से बाहर निकलते हुए कबीर के कदमों में एक अजीब सा हल्कापन था। कोई बड़ा जश्न नहीं हुआ था, किसी ने तालियां नहीं बजाई थी, बस एक शांत सी सहमति थी कि जय का काम उस प्रोजेक्ट के लिए फाइनल है। लेकिन कबीर के लिए ये जीत सिर्फ एक कैंपेन पास करवाने की नहीं थी। ये जीत उसके अपने ही दिमाग के उस जंजाल से आजादी की थी जिसने उसे सालों से जकड़ कर रखा था। वो ऑफिस से जल्दी निकल गया। शाम की हल्की हल्की गुलाबी धूप शहर की इमारतों पर गिर रही थी और हवा में एक सुकून वाली ठंडक थी। वो सीधा मैल्कम की पुरानी दुकान की तरफ चल पड़ा। दुकान के अंदर हमेशा की तरह वही शांत और पुराना सा माहौल था। मैल्कम काउंटर पर एक पुरानी घड़ी के पुर्जों को बड़े ध्यान से साफ कर रहे थे। कबीर ने अंदर जाकर कोई शोर नहीं मचाया, बस चुपचाप काउंटर के पास रखे स्टूल पर बैठ गया और अपनी आंखें मूंद ली। उसे देखकर मैल्कम ने अपने चश्मे को थोड़ा नीचे किया और एक हल्की सी मुस्कान के साथ अपना काम रोक दिया। चेहरे का सुकून बता रहा है कि आज तुमने अपने उस बंद कमरे के दरवाजे को सही वक्त पर खोल लिया, मैल्कम ने बड़े इत्मीनान से कहा। कबीर ने आंखें खोली और गहरी सांस लेते हुए पूरा वाकया कह सुनाया। कैसे उसने अपनी हार्ट रेट को कंट्रोल किया, कैसे उसने माथुर सर के उस फोकस ग्रुप वाले डेटा को किनारे किया और कैसे सीईओ के चेहरे के उस एक पल के माइक्रो एक्सप्रेशन ने उसे सब कुछ बता दिया था। कबीर की बातों में एक ठहराव था। मुझे ऐसा लग रहा है अंकल, जैसे मुझे कोई जादुई छड़ी मिल गई हो। अगर हमारा दिमाग बिना सोचे इतनी आसानी से सब कुछ समझ सकता है, तो फिर हम पूरी जिंदगी इतनी मेहनत क्यों करते हैं? फिर तो हमें हर फैसला बस अपनी इसी गट फीलिंग के भरोसे ही छोड़ देना चाहिए। मैल्कम की मुस्कान थोड़ी और गहरी हो गई। उन्होंने उस पुरानी घड़ी का एक बहुत ही बारीक सा हिस्सा चिमटी से उठाया और कबीर को दिखाते हुए बोले, यहां तुम एक बहुत बड़ी भूल कर रहे हो कबीर। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा वो सबकॉन्शियस माइंड, वो तुम्हारी गट फीलिंग कोई जादू है जो आसमान से गिरता है, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं है। कबीर थोड़ा हैरान हुआ। मतलब, अभी तक तो हम यही बात कर रहे थे ना कि हमारी पहली फीलिंग सबसे सच्ची होती है। हाँ, होती है, मैल्कम ने घड़ी को वापस रखते हुए गंभीरता से कहा। लेकिन वो सच्ची फीलिंग आती कहां से है? जब मैंने उस पुराने कैमरे के शटर की आवाज सुनकर बिना किसी मशीन के उसकी खराबी पकड़ ली थी, तो वो कोई चमत्कार नहीं था। वो पिछले 30 सालों की मेरी मेहनत थी। मैंने 30 सालों तक हर रोज उन आवाजों को सुना है, उन्हें समझा है। मेरे दिमाग ने उन हजारों तजुर्बों को इकट्ठा करके उस बंद कमरे में सेव कर लिया था। तुम्हारी गट फीलिंग दरअसल तुम्हारे ही पुराने तजुर्बों और तुम्हारी समझ का एक निचोड़ है। अगर एक ऐसा इंसान जिसे फोटोग्राफी की पी अभी नहीं पता, वो जय की तस्वीर को देखता, तो क्या उसकी गट फीलिंग उसे बता पाती कि वो एक मास्टरपीस है? कबीर ने ना में सिर हिलाया और कहा, शायद नहीं, बिल्कुल नहीं। मैल्कम ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, तुम्हारा इंट्यूशन तभी काम करता है
जब तुमने उस विषय में अपना समय दिया हो, जब तुमने अपनी समझ को गहरा किया हो। एक डॉक्टर जब किसी मरीज को दरवाजे से अंदर आते हुए देखता है और पलक झपकते ही उसकी बीमारी भांप लेता है, तो वो उसका छठा सेंस नहीं होता, वो उसकी सालों की पढ़ाई और प्रैक्टिस होती है, जो एक सेकंड में अपना काम कर जाती है। हमें अपनी गट फीलिंग पर भरोसा जरूर करना चाहिए, लेकिन उससे पहले हमें उस फीलिंग को एजुकेट करना पड़ता है, उसे सही जानकारी और सही नजरिए से भरना पड़ता है। कबीर बहुत ध्यान से सुन रहा था, उसे अब पूरी तस्वीर समझ आ रही थी। हम दिन भर टीवी देखते हैं, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हैं, दुनिया भर की राय सुनते हैं। मैल्कम ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, अगर तुम ध्यान नहीं दोगे तो ये सारी बेमतलब की आवाजें तुम्हारे उस बंद कमरे में घुस जाएंगी और तुम्हारी अपनी आवाज को दबा देंगी। जब तुम किसी फैसले पर अटकते हो तो वो तुम्हारी गट फीलिंग नहीं होती जो तुम्हें भटकाती है, बल्कि वो इसी बाहर की दुनिया का शोर होता है जिसे तुमने अनजाने में अपने अंदर बसा लिया है। समाज हमें सिखाता है कि जो फैसले हम तुरंत लेते हैं वो बस एक तुक्का होते हैं, लेकिन सच तो यह है कि एक सही और सटीक फैसला लेने के लिए, चाहे वो 2 सेकंड में ही क्यों ना लिया गया हो, उसके पीछे सालों की तैयारी छुपी होती है। उन्होंने कबीर के कंधे पर हाथ रखा। तुम्हें बस 2 बातों का ख्याल रखना है। पहला, अपने दिमाग को अच्छे, सच्चे और गहरे तजुर्बों से भरते रहो। अपने आप को नए विचारों और नई कला के लिए खुला रखो, ताकि तुम्हारा वो बंद कमरा किसी कचरे या बायस का शिकार ना हो जाए। और दूसरा, जब फैसला लेने की घड़ी आए तो अपने उस तजुर्बे पर किसी बाहरी दिखावे या अपने अंदर के डर को हावी मत होने दो। कबीर को लगा जैसे उसकी जिंदगी की एक बहुत बड़ी उलझन हमेशा के लिए सुलझ गई हो। वो अब समझ चुका था कि सोचना बुरी बात नहीं है और डेटा या एनालिसिस भी गलत नहीं है, लेकिन जब किसी चीज को महसूस करने की बारी आए, जब असली जादू को पहचानने का वक्त आए, तो उन कागजों और लॉजिक को पीछे छोड़कर अपने अंदर की उस आवाज को सुनना जरूरी होता है जिसे हमने अपनी पूरी जिंदगी में कमाया है। बाहर सड़क पर अब शाम की रोशनी कम होने लगी थी और स्ट्रीट लाइट्स एक एक करके जलने लगी थी। कबीर अपनी जगह से उठा। उसके चेहरे पर अब कोई थकान नहीं थी, बल्कि एक शांत सी चमक थी। उसने आगे बढ़कर मैल्कम के हाथ को धीरे से थाम लिया और एक गहरी, सच्ची मुस्कान के साथ उन्हें शुक्रिया कहा। मैल्कम ने भी उसके कंधे को हल्के से थपथपाया और उसे विदा किया। दुकान से बाहर आकर कबीर ने एक लंबी सांस ली। ठंडी हवा उसके चेहरे को छूकर गुजर रही थी। अब उसे कल के ऑफिस की कोई चिंता नहीं थी। उसे अब हर चीज को जरूरत से ज्यादा एनालाइज करने की बीमारी से भी आजादी मिल गई थी। उसे पता था कि जिंदगी में आगे भी मुश्किल फैसले आएंगे, लेकिन अब वो उन फैसलों के आगे एक्सेल शीट की दीवार नहीं खड़ी करेगा। वो अब अपने तजुर्बों को जिएगा, अपनी समझ को निखारेगा और जब वक्त आएगा तो पलक झपकते ही सही रास्ता चुन लेगा। जिंदगी हमेशा हमें लॉजिक और डेटा से नहीं समझाई जा सकती। कई बार सबसे गहरे सच वो होते हैं जिन्हें हम बिना सोचे बस एक पल में महसूस कर लेते हैं। उस पहली आवाज, उस पहले एहसास को संभाल कर रखना ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इसी खामोश लेकिन खूबसूरत सी समझ के साथ कबीर उस ठंडी शाम में अपने घर की तरफ बढ़ चला। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक में हमारे साथ इस सफर पर चलने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली बार एक और किताब की रूह से निकली किसी नई और सुकून भरी कहानी के साथ।